यहाँ से बैठ के बोल दे। हाँ बोलिए। हाँ। तो मुझे जो कहना है केवल अपने अनुभव के ही आधार पे कहना है, और जो कुछ सुन करके मुझे महसूस हुआ है मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ। कुमार जी का ध्यान आते ही जो बात सबसे पहले मन में आती है वो है उनके तानपुरों का निनाद। अगरबत्ती की सुवास की तरह से पूरे वातावरण में जब तक कि वो निनाद भर नहीं जाता था, उनका पहला सुर लगाना संभव नहीं था। एक दो मिनट केवल तानपुरा बजता था, और कितनी बार ऐसा होता था कि तानपुरे इतने जतन से, इतने श्रुति शुद्धता के साथ मिलाए होते थे कि तानपुरे छिड़ने पर ही वाह करने की तबीयत होती थी। बहुत लोग करते थे। तो उनका ध्यान आते सबसे पहले तो उनके तानपुरे याद आते हैं, और फिर उनकी आवाज। क्या आवाज थी! देखिए, बेसुरा ना होना सुर में होना नहीं होता है। हमारे यहाँ जितने लोग गाते हैं सब अच्छा गाते हैं और सब सुर में गाते हैं। सारे विद्यार्थियों को सबसे पहले स्वर स्थान ही पक्के कराए जाते हैं। लेकिन आप सबने बचपन में टारगेट का खेल खेला होगा, तीर मारने वाला। तो एक बाहरी पेरिफेरी होती है, उसके बाद की पेरिफेरी होती है, और फिर बुल्सआई होती है। तो ज्यादातर बाहरी और भीतरी पेरिफेरी में सुर रहता है, जिसको कि लोग चला देते हैं काम। लेकिन कुमार जी का, जैसा कि अभी व्यास जी ने कहा है, कि बुल्स आई में हिट करने वाला गाना था। जो भी सुर लगाते एकदम सटीक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता था। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी। और जब वो मध्यम या ऐसे सुरों का संधान करते तो एक अनुनासिक अनुगूंज पहले हमें सुनाई पड़ती, और फिर वो मध्यम। जैसे पहले उसकी आलोक वलय निर्मित हो रहा है, और फिर वो सुर संधान। ये मुझे अलग लगा था उनका। और हमारे यहाँ सच को तब तक सच नहीं माना जाता है जब तक कि वो अनुभव में उतार न लिया गया हो। स्वानुभूत सच ही सचमुच में सच कहलाता है। उन्होंने जो कुछ गाया वो उनका अपना सच था, स्वानुभूत, अनुभव में उतारा हुआ, अभ्यास सिद्ध, और पूरे क्या कहना चाहिए, एकदम अपने प्रति पूरा जिस तरह से उनका सुर पर अधिकार था, उस तरह अपने सोच पर, अपने चिंतन पर, अपने सब कुछ जो कुछ करते थे पूरी सोच से, पूरी निष्ठा से और एकदम पक्की तौर पे करते थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो राग वो पहले, जब भी किसी कार्यक्रम में जाते थे तो पहले से निर्णय कर लेते थे, निश्चय करके सुचारू रूप से पूरी सारणी तैयार करके क्या गाना है, किस तरह से गाना है। आप उनसे लाख फरमाइश कीजिए, पर वो गाते वही थे जो सोच के आए होते हैं। वो विनम्र रहते हुए भी इतने मृदून कुसुमादपि, जो कहा जाता है कि जो उनका स्वभाव मुझे लगता है कांचन पद्म जैसा, पद्म की तरह से कोमल और कंचन की तरह से कठोर। वो अंदर से जितने कठोर थे, ऊपर से उतने ही मुलायम थे, और उनको इधर से उधर कर पाना आसान काम नहीं था। राग को वो हमेशा प्राथमिकता देते थे। जैसा अभी मधु जी ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि बंदिश के ही माध्यम से वो राग सिखाएं, केवल वो राग की उतारना पहले सिखाते थे, बाद में बंदिश की बात आती थी।
देखिए, हमने मल्लिकार्जुन मंसूर जी से जब जब भी किसी राग पर चर्चा करने की कोशिश की है मैंने, तो हमेशा वो किसी न किसी बंदिश से शुरू करते थे। और वो हमेशा कहते थे कि बंदिश राग का मैप है, रोड मैप है, उसके अंदर उसकी सारी की सारी कुंजी है। और इसीलिए एक एक राग में 10-10, 20-20 बंदिशें सिखाई जाती थी कि अलग अलग रास्ते जो रागों के हैं वो अलग अलग बंदिशों के माध्यम से वो होते थे। तो बंदिशों का सहारा ले करके बताना ये आम बात है, लेकिन कुमार जी जब राग की बात करते थे तो केवल वो आलाप के माध्यम से ही काफी देर तक आपको उस राग के स्वरूप का एक ध्वन्यात्मक खाके खींचना जिसे कहते हैं, एक आउटलाइन खींच करके और फिर उसके अंदर वो रंग भरना शुरू करते थे। तो ये उनकी खास बात थी। अभी आज सुबह हम मालवती सुन रहे थे, उसके अंदर भी बड़ा ख्याल शुरू करने से पहले आलाप इतने इत्मीनान से और इतनी सुंदरता से की गई, मंद्र सप्तक से लेकर के साक से लेकर के और नीचे उतर करके और फिर वापस जाके, कि हमारे दिमाग के अंदर हमारा मन पूरी तरह से तैयार हो जाता था जो राग हम सुनने जा रहे हैं उसके लिए। उनका जो षडज संधान होता था उसके अंदर राग की का आलोक वलय देखा जा सकता था। वो क्या राग गाने का मन बना रहे हैं ये भी दिखाई पड़ता था। जहां तक बंदिशों की बात है, बंदिश से पहले हमने तानपुरे की बात कही और उसके बाद उनकी आवाज, तो आवाज में 100% श्रुति शुद्धता के साथ उनकी आवाज हमने देखी लगाए हुए। फिर अशोक जी ने अपनी बातचीत में जो कहा था कि राग नंगे होते हैं, हम उन्हें कपड़े पहनाते हैं, सच पूछिए तो राग जो सप्तक है वो निष्प्राण है। उसमें कलाकार का अपना तपस, अपनी सोच, अपना चिंतन, इसकी बदौलत वो उसमें प्राण संचार करता है अपनी आवाज से, अपने सुर लगाव से, और तब जाकर के राग जिंदा होता है। तो कलाकार का जो अपना सत्व है, अपना स्वानुभूत सच जो है, वही राग में प्राण स्पंदित करता है और फिर राग को धीरे धीरे खड़ा करना और उसका अलंकरण करना, उसके कपड़े पहनाना और उसको सजाना अपनी सोच से। हमारी मधु जी से बात हो रही थी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो गारा चूना ये सब तो देते थे घर बनाने के लिए, लेकिन घर तैयार होने के बाद घर का इंटीरियर डेकोरेशन तुम्हें अपना करना है। तुम्हें क्या घर अपना कैसा रखना है वो तुम खुद सजाओ, खुद करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हर विद्यार्थी अपनी तरह का अलग है। हर गुरु के जैसा, अभी व्यास जी ने भी कहा, पलुस्कर परंपरा की बात कर रहे थे कि 4 अलग अलग विद्यार्थी थे, नींव वही थी लेकिन महल अलग अलग तरह से खड़े थे। तो हर एक, हमारा जो भारतीय संगीत है उसकी यही विशेषता है, वो सद्य स्फूर्त चीज है। और यह सद्य स्फूर्त आती है अपने अपने माहौल से। आपने क्या देखा सुना है, आपने क्या पढ़ा लिखा है, आपने किस तरह के संस्कार पाए हैं, आपकी किस तरह की सोच है, आपकी किस तरह की तालीम है, आपका किस तरह का रियाज है, तो बाद की चीज है। तालीम और रियाज आपको इस काबिल बनाती है कि आप गा पाने में समर्थ हो सकें। ये अर्हता अर्जित करने के लिए तालीम और रियाज जरूरी होता है। लेकिन गाने में रंग भरना, राग को खड़ा करना, उसका अलंकरण करना, उसको अपनी ढंग से प्रस्तुत करना, ये आपकी अपनी बात है। और इसके लिए हर तरफ से मिला सौंदर्य बोध आपके काम आता है। कुमार जी का मित्र वर्ग पर अगर आप गौर कीजिए तो कोई चित्रकार था,
कोई लेखक था, कोई साहित्यकार था, कोई वास्तुकार था, किसी से भी, अपने माली से, अपने राह चलते लोगों से वो कुछ ना कुछ ले पाने में समर्थ थे और हर कहीं से वो लेते थे और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से वो देखते भी थे और सिखाते भी थे। एक बार उनके कोई शिष्य, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो शायद परमानंद, मेरे पास आए थे और उन्होंने पूछा, कहा कि देखिए मैं गया था उनके पास सीखने, तो उन्होंने कहा कि हम ये पौधा लगाने जा रहे हैं, तुम खोदो इसको लगाने के लिए गड्ढा बनाओ तुम पौधा लगाने के लिए। तो मैंने तैयार कर दिया, मैंने कहा वो है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सही नहीं बनाया तुमने, देखो उसके अंदर वो कचरा रह गया और वो देखो वो पतंगा है, वो मर जाएगा लगाने के बाद, इसमें पानी छोड़ेंगे तो इतनी बारीकी से मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में भी उनकी चैतन्यता की यही पराकाष्ठा थी। केवल सुर के लगाव की बात नहीं थी, हर रोज की जिंदगी में उनको, जब वो पढ़ते थे तो पूरी तन्मयता से पढ़ते थे, जब वो खाना खाते थे तो उसका पूरा स्वाद लेकर के खाते थे। तो ये जो आस्वाद है, हमारे यहाँ समझाया गया है कि ये कषाय और ये इस तरह के जो सचमुच के स्वाद होते हैं, यही रस ग्रहण की क्षमता में हमको सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि हम लोग रस को भी का आस्वादन कर सकें। उसके लिए आप में आस्वादन की अर्हता विकसित होनी चाहिए। तो वो उनके में पराकाष्ठा की थी, जो कुछ करते थे बहुत पूरी तन्मयता से और पूरा आनंद लेकर के कर। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी उनको बहुत पास से देखने और सुनने का, हालांकि हम बहुत तब छोटे थे, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए कर रहे थे, 61 का ज़माना है। तो हमारे लोकल गार्जियन, हमारे चाचा जी थे एस.एन. वर्मा, 7 एलिंगटन रोड पे, वो अक्सर आते थे कुमार जी और उनकी महफिलें जमा करती थी। तो फिर हमारे बड़े बाबूजी का फ़ोन आता था कि तुम घर आ जाओ, आज शाम को उनकी महफिल आने वाली। इतना ज़्यादा अनअस्यूमिंग मैंने कोई कलाकार नहीं देखा, किसी तरह का कोई दिखावटीपना नहीं, कोई कुछ नहीं, ना इधर उत्तरीय रखना, ना इधर वो करना। जिस रंग का भी स्वेटर पहने हो पहन के गाने बैठ जाते थे। किसी ने कहा पिंक स्वेटर पहने हुए, चलता है। और जो भी नया राग बताते थे उसको एक बार वो 7 एलिंगटन रोड में ज़रूर गाते थे। मैंने मंगल दिन आज बना घर आया सबसे पहले 7 एलिंगटन रोड में ही सुना था। बहुत ज़्यादा आज भी हमारे घर के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अनुराग उसी तरह से व्याप्त है। उनसे मिलने का दूसरा मौका था मुझे एक स्पिक में की सभा में। मैंने स्वरमुद्रा की अपने लेख में भी उसका उल्लेख किया है कि देखिए बिल्कुल नासमझ बच्चों को, सर स्पिक में क्या होता है, स्कूली बच्चे होते हैं, इनको कोई समझ नहीं होती है, उनको समझाने के लिए उन्होंने जो बताई थी मैं आपको बताती हूँ। कहने लगे देखो राग संगीत के अंदर ये होता है कि तुमने बहुत सुंदर महल बना लिया, ऊपर चले गए, नज़ारा बहुत अच्छा है, क्या सुंदर दृश्य दिख रहा है, आनंद आ रहा है, वो सब तुमने लिख दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास सीढ़ी नहीं है तो तुम उतरोगे कैसे? तो परंपरा हमारे लिए वो काम करती है कि जो हमको नीचे से लेकर के ऊपर ले जाती है, सारा सौंदर्य दिखाती है उन्मुक्त भाव से, और फिर हमें संभाल करके नीचे उसी जमीन पे उतार जाती है जहां से कि हम चले थे। तो उस जमीन पर तुम्हारे पांव टिके होना बहुत जरूरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह लिखा है, परंपरा में आपका एक पैर जब मजबूती से टिका होगा तभी आप दूसरा पैर उठा करके आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से परंपरा चलती है। और परंपरा के अंदर जो उनके अंदर नवोन्मेष था वो भी परंपरा को जिलाए रखने के लिए अपरिहार्य तत्व है। आपने सीखा परंपरा आपकी बहुत समृद्ध है, पर अगर आप अपना कुछ नया नहीं जोड़ेंगे तो वो निष्प्राण हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद वो सूख जाएगी वो परंपरा और रूढ़ी में भेद करना उन्होंने सीखा। ग्वालियर गायकी में अष्टांग का बड़ा महत्व है और उनके तर्कस में सब कुछ रहता था, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि क्रमवार वो उसी तरह चले। वक्त जरूरत और औचित्य के हिसाब से किस बंदिश में किस जगह पे कौन सा अंग का प्रयोग करना है वह अकस्मात करते थे और एक कौंध के साथ करते थे।
उनके तर्कश में सब कुछ रहता था और उसका इस्तेमाल वो अपने बुद्धि कौशल से, अपने सौंदर्य बोध से, अपने तत्व चिंतन से करते थे कि है जो उनके गाने को अलग बनाता था। दूसरी बात, उनका सुर और शब्द का जो समन्वय था और उसके अंदर मौन का अंतराल, ये बहुत खास बातें थी। उच्चारण शुद्धता आजकल बहुत कम घरानेदार तो हमें नहीं कहना चाहिए, गलत बोल रहे हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो पुरानी बंदिशों को गाते चले आ रहे हैं, तो ज्यादातर शब्दों की ओर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका पूरा दत्तचित्त वो राग के ऊपर रहता है। तो शब्द एक माध्यम होते हैं जो राग के बर्ताव के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपके पास टूल्स हैं। बंदिश के टूल्स इस तरह से मान के चला जाता था, जिसको कि आमतौर पे कहा जाता है कि खूंटी है जिस पे टांग दिया, उसके बाद आप राग के विस्तार कर रहे हो, फिर उस पे इस्तेमाल कर लिया। लेकिन उन शब्दों को पहली बार कुमार जी के गाने के बाद हम लोगों ने शब्दों को अर्थ से जोड़ा। शब्द की जो अर्थमयता है उसको सुरों के माध्यम से उद्दीप्त करने का कौशल उनके पास था। इसलिए बंदिश के शब्द पहली बार हम लोगों को समझ में आता था कि अरे इस बंदिश में ये बात कही गई है, और ये कुमार जी की खास बात थी कि और उच्चारण शुद्धता में जिस तरह से कि हम लोग वर्तनी के अंदर कोई इकारांत शब्द है, कोई उकारांत शब्द है, तो जरूरी नहीं कि वो पूरे समय आकार में ही गाएं। जिस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी वो ऊ उठा लेते थे, कभी वो ई उठा लेते थे, कभी वो ए उठा लेते थे, मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा करके वो गा सकते थे। वो डिपेंड करता था कि शब्द की, उस साहित्य की, उस राग की, उस सुर की क्या डिमांड है। औचित्य और प्रमाण, इन दोनों बातों का ध्यान रखना होता है, और वो बहुत ज्यादा ध्यान दिया है उन्होंने। सुर लगाने का उनका तरीका ऐसा था कि लगता था कि कितना सहज है, लेकिन उसको सोच समझ कर उन्होंने तय किया था। जब वो ऊपर के सुरों में जाते थे, गंधार पंचम मध्यम पंचम तक जाते थे, लेकिन आप गौर कीजिए कहाँ आवाज को हल्की कर देना है, वो भी शब्दों के संयोजन के साथ। मृदु और कठोर व्यंजन को किस तरह से मैनिपुलेट करते थे, वो उनकी सुर और उनकी आवाज दोनों के साथ वो अपनी अभिव्यक्ति पाता था, और इसलिए इतना प्रभावी होता था। आलाप के स्वरों में पहले वो ध्वन्यात्मक खाके खींच करके राग का स्वरूप खड़ा करते थे, और जब वो बंदिश शुरू करते थे तो बंदिश का संगीतात्मक अर्थ भी संप्रेषित हो। शब्द तो वो ध्यान देते थे, शब्द का उच्चारण सही होता था, शब्द का अर्थ हम तक पहुंचता था, लेकिन शब्द को की संगीतमयता, जो राग है वो कहा करते थे कि वो सुर से खुलता है। शब्द आपकी सहायता के लिए हैं, लेकिन राग अपनी बात सुरों के माध्यम से कहता है, और वो सुर उनके तराशे हुए सुर हुआ करते थे, जिससे उन्होंने जिंदगी भर अपनी तपस्या से उसके अंदर प्राण फूके होते थे। तो उनका सुर, उनकी श्रुति शुद्धता, उनका भावनात्मक लगाव और उनका उदात्त ओज, जो कि जिंदगी भर की तपस्या पाया था। व्याकरण बघाड़ने की जगह स्वरों की व्यंजना पर, लक्षणा पर ध्यान देते थे। किस तरह से शब्द का अर्थ व्यंजित हो, वो सुरों के माध्यम से वो व्यंजना होती थी उनकी अभिव्यक्ति की। राग के आलाप में वो बोल का भी इस्तेमाल करते थे, और बोल के माध्यम से मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बात समेटनी चाहिए। अशोक जी के पास से संकेत भी मिला है, बस मैं ये बात कह के ख़त्म करना चाहती हूँ कि जब वो बंदिश गाते थे, अक्सर लोगों को शिकायत थी कि दोहराव की बात है, एक ही फिक्रे को लेकर के वो बार बार कहते थे। लेकिन आप गौर अगर करें तो उस दोहराव में हर बार कोई नई बात होती थी। एक कण, एक खटका,
एक सुर का लगाव, एक अलग सी व्यंजना, एक सूक्ष्म चिंतन, वो उसको उसी लाइन को, उसी स्वर सन्निवेश को एक अलग आभा प्रदान करता था। और मैं अपनी बात सुंदरता की इस जिक्र के साथ सुंदरता की परिभाषा से करना चाहती हूँ, जो कि मुझे उनके गाने में अक्षरशः दिखाई दी। क्षणे क्षणे नवतामुपैति